जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम INSTL का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप जो है अपना स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद में सभी लग चुके हैं स्टेज सेकंड में। तो आपका डाउट बन रहा था कि सर आखिरकार स्टेज सेकंड के लिए हम कहां से पढ़ें, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आखिरकार स्टेज 2 का सिलेबस क्या है। तो आपके जितने भी डाउट बन रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपके डाउट क्लियर करता हूं और आज की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, जो भी आपने स्टेज फर्स्ट में पढ़ा था वही आपको स्टेज 2 में पढ़ना है और मैंने आपके लिए क्लासेस लगा रखी हैं स्टेज 2 के लिए। तो आपकी जीके की क्लास भी हो चुकी है और मैथ का पूरा कंटेंट हो चुका है। मैथ की पूरी क्लास मैं आपकी कर चुका हूं और जीके की भी मैंने 4 से 5 क्लास डाल रखी हैं। साइंस की क्लास आज आपकी ये है और वोकैब की क्लास भी मैंने जो है आपकी डाल रखी हैं। तो आपकी जो ये क्लासेस हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाइए और वहां से आप सभी अपनी क्लासेस वगैरह देख लेना। तो दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट आज इस सेशन में आए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट तक जरूर से पहुंचनी चाहिए जो भी नेवी, एसएसआर और एमआर का स्टेज 2 देने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से आपके 4 से 5 नंबर एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे केवल इसी क्लास से। तो क्लास ज्यादा देर की भी नहीं रहेगी, मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी और इस क्लास में आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर देते। तो उससे पहले जितने भी एस्पिरेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी क्लास लेकर के आऊं, कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास हमारी जो है साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी। तो जितने भी नेवी, एसएसआर के और एमआर के, एसएसआर और एमआर के जो स्टेज 2 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस क्लास में लेकर के आया हूं। ये क्लास आपकी 3 से 4 चैप्टर की वन शॉट क्लास होगी और यहां से आपके 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे, नेवी, एसएसआर और एमआर के एग्जाम में। ठीक है ना, एसएसआर प्लस एमआर, तो दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी के एस्पिरेंट है ना, कोस्ट गार्ड, डीबी और जीडी, वो भी इस क्लास को देखना। तो आपके लिए भी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलो देरी ना करते हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे विटामिन्स की तरफ। ठीक है ना, विटामिन्स। तो यहां से आपको पता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता ही आता है विटामिन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया, मतलब कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है विटामिन शब्द की खोज किसने की, तो फंक ने की थी। नंबर सेकंड पर आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 110% गारंटी से कह रहा हूं, कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में ये जो 2 क्वेश्चन है, हर नेवी, एसएसआर और एमआर के एग्जाम में कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर रखा हुआ मिलेगा आपको। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, यहां से आपका एग्जाम में 110% क्वेश्चन आएगा। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है आपका, विटामिन बी और विटामिन सी। और अगर मैं वसा की बात करूं कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई एंड विटामिन के। तो यहां से आपके वसा में घुलनशील कौन से विटामिन हो जाएंगे, विटामिन ए, डी, ई और वह के। तो ये किस में हो जाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम चलेंगे विटामिन के नाम, कार्य, मुख्य स्रोत और कमी से होने वाले रोग। ठीक है ना। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको याद कर लेना। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल और विटामिन के मुख्य स्रोत हैं मछली के यकृत का तेल, यकृत, गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि। विटामिन की कमी से होने वाला रोग आपसे पूछा जा सकता है, आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल रतौंधी। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन में आपको रतौंधी मिलेगा, उस पर टिक करके आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर है आपका विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपके एग्जाम में पूछा गया है। बी1 का रासायनिक नाम सबसे पहले नोट कर लेना, थायमीन। उसके बाद में इसके कार्य आपके नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, कार्य आप छोड़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं केवल आपको वही करा रहा हूं। मैं यहां पर आपको केवल कंटेंट वही प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विटामिन बी के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो बीज वाले अन्न, मांस हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गई, मुर्गा हो गया, अंकुरित अनाज, अंडा, यीस्ट आदि। ठीक है ना, ये है विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग, वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, आपका वजन कम हो जाता है, तो उसका क्या कारण है, विटामिन बी1 की आपके अंदर कमी है। और बेरी, ठीक है ना, ये यहां तो बेरी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। और सी की कमी से होने वाला रोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, सी और डी की कमी से होने वाला रोग।
ठीक है ना। तो बेरी बेरी काफी इंपॉर्टेंट है। B2 विटामिन B2 का आपका रासायनिक नाम नहीं पूछा जाएगा, आप चाहे तो याद कर लेना, नहीं तो पूछा नहीं जाएगा। B1 के मुख्य स्रोत यहाँ पर है मांस, सोयाबीन, दूध, हरी तरकारियां, अंडा, मुर्गा आदि। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग, वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, जीभ पर जो छाले पड़ जाते हैं आपके, असभ्य बुढ़ापा आना, मतलब कि समय से पहले क्या हो जाना, वृद्ध हो जाना, प्रकाश न सहन कर पाना, धूप, आपको जो धूप आती है धूप से एलर्जी हो जाती है, मतलब कि आप प्रकाश को नहीं सह पाते, वो भी किसकी कमी है, विटामिन B2 की कमी है। स्पीड से करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके पास में भी और हमारे पास में भी इतना टाइम नहीं है, तो स्पीड से करते हैं क्लास को। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है ना, ये आपका, इसका रासायनिक नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रासायनिक नाम आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है ना। विटामिन B3 के स्रोत यीस्ट, मांस, जिगर, गुर्दा, दूध, अंडे आदि, ठीक है ना। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन महसूस होना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन B5 की तरफ। B5 का आपका रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, निकोटिक अम्ल। क्या है, निकोटिक अम्ल। उसके बाद में इससे जो है स्रोत मांस हो गया, मूंगफली हो गया और मक्खन हो गया, पनीर हो गया आपका, बटर, आलू, साबुत अनाज, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना और मानसिक विकारों का होना, मतलब पोलाग्र। नेक्स्ट आपका B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूंगा। इससे स्रोत जो है इसके, ये है यकृत, मांस और अनाज। और विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग, त्वचा का रोग, मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना, मतलब कि अगर आप कोई चीज जल्दी भूल जाते हो, मतलब कि याददाश्त जो कमजोर हो जाती है, उसमें किस विटामिन की कमी के कारण होता है, B6, ठीक है ना, विटामिन B6 की कमी के कारण। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7 बायोटीन। इसके जो स्रोत है वो है मांस, अंडा, यकृत, गिरीदार फल, दूध आदि। इसकी कमी से होने वाला रोग, विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग इंपॉर्टेंट है, लकवा। क्या है, लकवा आपका इंपॉर्टेंट है। शरीर में दर्द, बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी। यहां से आपका पूछा जा सकता है कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B ऑप्शन में आए तो ठीक है, नहीं तो अगर विटामिन B1 B2 ऑप्शन में है तो आपको क्या करना है, विटामिन B7 करेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका विटामिन B9 फोलिक अम्ल। इसके जो स्रोत हैं गिरीदार फल, हरी तरकारी सब्जियां, यकृत, सैम, यीस्ट, अंडा आदि। इसकी कमी से होने वाला रोग, एनीमिया तथा पेचिस, ये आपके इंपॉर्टेंट है, एनीमिया तथा पेचिस। नेक्स्ट आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके जो स्रोत हैं वो है यकृत, और इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 इसकी कमी से होने वाला रोग, रुधिर का कम होना। आपके शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो वो किस विटामिन के कारण होती है, विटामिन B12 के कारण। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम चलते हैं विटामिन C की तरफ। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम को नोट कर लीजिए। उसके बाद में है इसके स्रोत, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी, टमाटर, पत्ती सब्जियां, तरकारी सब्जियां, आंवला, खट्टे पदार्थ, मतलब कि जो भी आपके खट्टे पदार्थ हैं वो एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब कि विटामिन C हमें उनसे प्राप्त होता है, जो भी हमारी खट्टी चीजें। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग, स्कर्वी, काफी इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अस्थियों का कमजोर हो रहा, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्त्राव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना, विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम। इसके जो स्रोत है मछली के यकृत का तेल, दूध, अंडे, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, विटामिन D मिलती है, ये तो सभी को पता है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा। तो विटामिन D की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। सूखा रोग, कमजोर दांत और दांतों का सड़ना, दांतों के रोग, ये किससे होते हैं, विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट आपका विटामिन E टैकोफेरॉल, विटामिन E का रासायनिक नाम टैकोफेरॉल। इसकी कमी से जो है, इसके स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंकुरित गेहूं होगा, वनस्पति तेल हो गया। उसके बाद में जो है इसकी कमी से होने वाला रोग, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन E की कमी से क्या होता है, जो जनन शक्ति होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट विटामिन K का रासायनिक नाम नोट कर लेना, फिलोक्विनोन।
क्या है, फ्लोक्विनोन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके जो स्रोत हैं हरी तरकारी सब्जियां, मतलब कि हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन का तेल हो गया, टमाटर हो गया, आंतों में जीवाणुओं के संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। और इसकी कमी से होने वाला रोग इंपॉर्टेंट है, रुधिर स्त्राव का होना, ऐंठन आदि। मतलब कि अगर हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है तो हमारे, मान लीजिए कि हमारे हाथ में चोट लग गई और यहां से खून बह रहा है, लेकिन वो खून रुकने का नाम ही नहीं, मतलब कि खून का थक्का नहीं जम रहा, खून का थक्का न जमना, मैं यहां पर लिख देता हूं, खून का थक्का न जमना। खून का थक्का नहीं जम रहा तो क्या हो गया, विटामिन के की हमारे शरीर में कमी हो गई। तो हमने दोस्तों विटामिन कंप्लीट कर लिया। तो यहां से इन विटामिन से आपके एक नंबर बिल्कुल 110% आप कंफर्म कर लीजिए कि यहां से एक नंबर का आपका हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमारी चलेंगी दोस्तों मिश्र धातु। मिश्र धातु से भी आपका एक क्वेश्चन यहां से रखा हुआ मिलेगा, छपा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले है गन मेटल। गन मेटल जो है किन किन से मिलकर बना है, कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर क्या बना है, गन मेटल। इनका उपयोग बंदूकों, हथियार, मशीनों के पुर्जे आदि में किया जाता है। आपसे मिश्र धातु और उसका संगठन पूछा जाएगा कि बताइए कि पीतल में जो है कौन सी धातुएं मिली हुई होती हैं। इनका उपयोग तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं उपयोग भी लेकर के आया हूं, आप इन्हें जो है अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट है ये पीतल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पीतल किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन आदि में किया जाता है। उसके बाद में है एल्यूमिनियम ब्रांज। एल्यूमिनियम ब्रांज किससे मिलकर बना है, कॉपर और एल्यूमिनियम से। कॉपर और एल्यूमिनियम से इसके जो उपयोग हैं वो सिक्के, सस्ते आभूषण आदि में किया जाता है। उसके बाद में है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का संगठन किससे, कॉपर, जिंक और निकिल से, ठीक है ना। कॉपर, जिंक और निकिल को मिलाकर के जर्मन सिल्वर बनता है और इसके जो उपयोग है वो है बर्तन और मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना। अब हमारा आता है डेंटल मिश्र धातु। डेंटल मिश्र धातु किससे मिलकर बनी है, सिल्वर, मरकरी और जिंक, टीन आदि से मिलकर बनी है। इनका उपयोग किसमें होता है, दांतों को भरने के लिए। मतलब कि आपके दांत में जब कीड़े लग जाते हैं तो दांत में जो वो व्हाइट सा भरते हैं वो क्या होता है, आपका डेंटल मिश्र धातु होती है। वो किससे मिलकर बनी होती है, सिल्वर, मरकरी, जिंक और टीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील। ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये आपका आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बना है। आयरन, क्रोमियम और निकिल। और इसके जो उपयोग है वो बर्तन, चिकित्सा के क्षेत्र में और औजार बनाने में किया जाता है। मैग्नेलियम। मैग्नेलियम किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तभी इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेलियम। मैग्ने से क्या हो गया आपका मैग्नीशियम और लियम से क्या होगा, एल्यूमिनियम। इसका उपयोग वायुयान तथा जहाजों के निर्माण में। तो आपसे पूछा जाएगा कि जहाजों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नेलियम। उसके बाद में है अम्लगम। अम्लगम आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये पारा एवं कोई अन्य धातु, लोहा को छोड़कर कोई भी धातु ले ही जा सकती है, तब हमारा अम्लगम बनता है पारे के साथ में। इसका उपयोग होता है विभिन्न औद्योगिक एवं रासायनिक उपयोग में, ठीक है ना, विभिन्न औद्योगिक एवं रासायनिक उपयोग में। तो हमारी मिश्र धातु हो चुकी हैं कंप्लीट। तो आपके एक नंबर मिश्र धातु से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्रमुख धातु एवं धातुओं के उपयोग। अब हम धातु एवं धातुओं के उपयोग की तरफ चलते हैं। तो यहां पर क्या है, आपका धातु का नाम है और इसके उपयोग दे रखे हैं यहां पर, धातु और उनके उपयोग। नंबर 1 पर है आपका लोहा। लोहा इसका क्या है, ये इनके प्रतीक हैं, रासायनिक प्रतीक, ठीक है ना। ये इनके प्रतीक लिखे हुए हैं। लोहे को आप Fe से जो है डिनोट करते हो। इसका उपयोग भवन निर्माण, रेल की पटरियों, औजार आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका तांबा सीयू, बिजली के तार, उपकरण, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आपका पारा Hg, थर्मामीटर, दांतों का भराव आदि में किया जाता है। नेक्स्ट आपका टंगस्टन, इसे आप W से डिनोट करते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब के तंतु में हम किसका उपयोग करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट है आपका, किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का। नेक्स्ट आपका जस्ता, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण अथवा यस्दीकरण में किसका उपयोग करते हैं, जस्ते का। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में है एल्यूमिनियम Al,
बर्तन एवं वाहनों के कल पुर्जों के निर्माण में, ठीक है ना, उपयोग इसका किया जाता है। इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर देखिए कुछ नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, नोट लिखा हुआ है। कुछ धातु सामान्य परिस्थितियों में बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं, इन्हें उत्कृष्ट धातु कहते हैं। जैसे सोना, सोना कैसी धातु आपकी, उत्कृष्ट धातु। सोने को हम डिनोट करते हैं AU से, प्लेटिनम PT, चांदी हो गया AG, ठीक है ना। इन्हें हम कैसी धातु कहते हैं, उत्कृष्ट धातु। अगर आपसे पूछ ले कि सोना कैसी धातु है तो उत्कृष्ट धातु। इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अधातु एवं उनके उपयोग। क्या आ जाती हैं अब हमारी, अधातु एवं उनके उपयोग। तो यहां पर अधातु हैं और उनके उपयोग हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, धातु एवं उनके उपयोग। अब हम पढ़ेंगे अधातु एवं उनके उपयोग। नंबर 1 पर है आर्गन AR। विद्युत बल्बों को भरने में, विद्युत बल्बों को भरने में कौन सी, किसका उपयोग करते हैं हम, कौन सी गैस का। अगर पूछ ले विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो आपका यहां से कौन सी, आर्गन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नियोन, सूचना या विज्ञापन पट को प्रकाशित करने में किसका उपयोग किया जाता है, नियोन का। नेक्स्ट आपका हीलियम He। गोताखोरों को श्वसन के उपकरण में किसका उपयोग कर दिया जाता है, हीलियम का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्लोरीन, विरंजक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं हम, क्लोरीन का। अगर हम जल में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा कर दे तो पानी मीठा मीठा जो लगता है ना, वो क्लोरीन की वजह से लगता है आपको। नेक्स्ट आपका आयोडीन, पूर्ति रोधी के रूप में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका फास्फोरस P, माचिस उद्योग में, माचिस के उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, फास्फोरस का। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। माचिस में जो आगे का हिस्सा होता है, जो हम तिल्ली को जब जलाते हैं उसमें जो आगे का हिस्सा जलता है वो उसमें क्या होता है, फास्फोरस। नेक्स्ट आपका गंधक S, गंधक पटाखों के निर्माण में। आप दीपावली पर गंधक और पोटास से जो है जब पटाखे वगैरह उन्हें मिला करके छोड़ते हैं तो उसमें किसका, गंधक का यूज होता है, पटाखों में। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन का उपयोग भोज्य पदार्थों की पैकिंग, उर्वरक आदि के निर्माण में। आपने कोई चिप्स का पैकेट ले लिया तो चिप्स के पैकेट में क्या भरा जाता है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट स्नेहक व पेंसिल के लेड में। आप कच्ची पेंसिल का जो यूज करते हैं उसमें जो ब्लैक ब्लैक जिससे आप लिखते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। नेक्स्ट आपका हीरा C, आभूषण के बनाने में कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कांच को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। यहां से एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा तो ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए सभी ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस थोड़ा सा और रहा है हमारा, अम्ल वगैरह चलेंगे उसके बाद में, फिर इनके pH मान है और फिर सेशन खत्म। तो यहां से 4 से 5 नंबर अम्ल एवं उनके स्रोत व उपयोग। नंबर 1 पर है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल अगर आपसे पूछ ले नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में और अंगूर में। संतरा, अंगूर, नींबू, कोई सा भी पूछ ले तीनों में से, तो तीनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका सिट्रिक अम्ल। इनका उपयोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, स्रोत एवं अम्ल आपके इंपॉर्टेंट है। इनका उपयोग भी देख लीजिए, वस्त्र उद्योग में, धातुओं को साफ करने में। आपके अगर किसी कपड़े पर कुछ दाग लग जाता है तो आप नींबू का यूज करते हो उसे छुटाने के लिए, ठीक है ना, ये याद रख लेना। नेक्स्ट आपका मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किन किन में पाया जाता है, कच्चे सेब में। आपसे पूछा जा सकता है कच्चे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। ये जितने भी करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं केवल वही है, जो जिस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया वो तो आपको रट लेना है बिल्कुल। नेक्स्ट आपका इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। और इमली का जो आप उपयोग करते हैं वो आप बेकिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर जो है इमली का
टार्टरिक अम्ल का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इनके उपयोग यहां पर देख लेना, एसिटिक अम्ल के खाद्य पदार्थों के परीक्षण एवं स्वाद के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूध से दही जमाने में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एक तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है और दूध से दही बनाने में किसका उपयोग होता है? लैक्टिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आमाशय व रासायनिक विधि। आमाशय में आपसे पूछा जा सकता है, 1 मिनट में इसे साफ कर लेता हूं। आमाशय में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। भोजन पचाने में हमारा कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट आपका टमाटर और पालक। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल आप प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। स्याही के धब्बे हटाने के लिए फोटोग्राफी में अगर स्याही के धब्बे लग जाएं तो टमाटर और पालक से जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो हम ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं स्याही के धब्बे को हटाने के लिए, ठीक है ना। अब प्रमुख पदार्थ एवं उनके पीएच मान, ठीक है ना, प्रमुख पदार्थ एवं उनके पीएच मान, बस यही बचा है एक स्लाइड, तो इसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। प्रमुख पदार्थ एवं उनके पीएच मान, ठीक है ना। आमाशय रस, आमाशय रस का जो है पीएच मान कितना होता है? 1 से 3 तक होता है, 1 से 3 तक होता है। पेय पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? पेय पदार्थ का 2 से 4। उसके बाद में नींबू का पीएच मान, ये आपका इंपॉर्टेंट आ गया, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4, ठीक है ना, आपका इंपॉर्टेंट है ये। नींबू का पीएच मान आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से हम देख रहे हैं मानव की जो लार होती है, मानव की लार का पीएच मान क्या होता है? 6.5 से 7.5, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी को पता है कि 7 होता है। आंसू का पीएच मान, आंसू का पीएच मान होता है 7.4, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। रक्त प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.36 से लेकर के 7.4, मतलब कि 7.4 ले लीजिए, आपके एग्जाम में 7.4 आएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं। ये है आपका नेक्स्ट आपका सिरका। सिरके का पीएच मान 2.4 से 3.4, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सिरके का पीएच मान, ठीक है ना। और समुद्री जल का पीएच मान 8.5, समुद्री जल का। और हमारे जो नॉर्मल जल था उसका कितना था? पीएच मान 7 था। हमारा जल उदासीन होता है तो उसका पीएच मान 7 और समुद्री जल का 8.5, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। उसके बाद में आपका वर्षा का जल, वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो 6.4 से 6.8 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वर्षा का जल, ठीक है ना। वर्षा का जल आपका कैसा होता है? अम्लीय होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम मिल्क, मैग्नीशियम मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 10.5, ये आपका इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम मिल्क। उसके बाद में गाय के दूध का, गाय के दूध का पीएच मान 6.3 से 6.6 तक होता है, ठीक है ना, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखिए रक्त का पीएच मान, ठीक है ना, रक्त का पीएच मान, अगर यहां पर